अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज मुबारक के साथ अच्छा हुआ ये है कि पाकिस्तान में तबलीगी जमात वाले जिस तरह लोगों को तबलीग करते हैं, सऊदी अरब में भी इन्होंने कोशिश की और सऊदी अरब वालों ने इन पर लगाई पाबंदी। उससे सोशल मीडिया आजकल भरी पड़ी है। क्यों पाबंदी लगाई ये भी सुनते, पहले ये मौलवी साहब की बात सुनते फिर इस पर बात करते। कि इस्लामी उमूर के वजीर अब्दुल लतीफ अश-शेख ने ये कहकर पाबंदी लगा दी कि तबलीगी जमात बिदअती है, तबलीगी जमात कब्र परस्ती इख्तियार किए हुए है। हालांकि कब्र परस्ती से हमारे अकाबिर का और तबलीगी जमात का दूर दूर तक भी कोई वास्ता नहीं है। जो सारी जिंदगी सुन्नतों को आम करती रही, उसी तबलीगी जमात पर इल्जाम ये लगाया गया कि ये बिदअत इख्तियार किए हुए है। हालांकि बिदअत से हमारा कोई दूर दूर का वास्ता नहीं है। घर घर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पहुंचाने वाले, खाने की सुन्नत, पीने की सुन्नत, सोने की सुन्नत, उठने की सुन्नत, ये पहुंचाने वाले सिर्फ और सिर्फ तबलीगी जमात वाले हैं। ये क्रेडिट अगर किसी को जाता है कि आज सुन्नतों से लोग वाकिफ है, घर में सुन्नत से खाना खाते हैं, घर में सुन्नत तरीके पर सोते हैं, तो ये क्रेडिट तबलीगी जमात को जाता है। लेकिन फिर भी तबलीगी जमात पर पाबंदी क्यों आयद कर दी गई, आइए आप हजरात को इसकी असल वजह बताता हूँ। असल वजह दरअसल ये नहीं है कि तबलीगी जमात को कब्र परस्त घोषित कर दिया गया, साबित कर दिया गया। असल वजह यह है कि वहां की मौजूदा हुकूमत ने अल्लाह के अहकाम से बगावत इख्तियार की हुई है। अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम से बगावत इख्तियार करना, मिसाल के तौर पर सिनेमा हॉल खोलना, कसिनो खोलना और मर्द और औरत की मखलूत मजलिसें हरमैन शरीफैन के अंदर होना, ये तमाम बगावतें वहां की हुकूमत ने इख्तियार की हुई है। क्योंकि कसीनो से बहुत नफा हासिल होता है, सिनेमा से बहुत बड़ा बजट मिल जाता है। अब चाहे शरीयत के खिलाफ ही वो क्यों ना हो, क्योंकि जब इंसान बगावत पर आता है तो शरीयत के खिलाफ भी काम करता है। तबलीगी जमात वहां मेहनत कर रही थी, तबलीगी जमात वहां नक्ल हरकत कर रही थी, और तबलीगी जमात की मेहनतों से वहां के लोगों की जिंदगियों के अंदर दीन दाखिल हो रहा था, रसूलुल्लाह की सुन्नतें आ रही थी। जब ये सुन्नतें उनकी जिंदगी में आने लगी, दीन उनकी जिंदगी में आने लगा, तो वो कसीनो और सिनेमा हॉलों से दूर जाने लगे। तो इस तरह मौजूदा हुकूमत के काम के अंदर तबलीगी जमात रुकावट बन गई, तो उन्होंने रास्ते से हटा दिया। सिर्फ ये वजह है। अल्हम्दुलिल्लाह तबलीगी जमात वाले, तबलीगी जमात के अकाबिर, जिन लोगों ने इस काम को बड़ी मेहनतों से, बड़ी कुर्बानियों से चलाया है, न वो कब्र परस्त थे और न आज अल्हम्दुलिल्लाह कब्र परस्त तबलीगी जमात में से कोई है। हम तबलीगी जमात वालों का तो नारा सिर्फ और सिर्फ यही है, अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता। हम इस चीज के कहने वाले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दिलों में इसी चीज को उतारने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। अल्लाह आसान फरमाए और अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत नसीब फरमाए और तबलीगी जमात की अल्लाह हिफाजत फरमाए, आमीन। अच्छा, ये सोशल मीडिया पे आजकल एक नया मौजू मिला था, मैंने कहा चलो मैं भी हिस्सा डाल लूँ, पीछे ना रह जाऊँ। वो ये है कि पहली चीज़ तो ये है कि जिस तरह ये मौलवी साहब फरमा रहे हैं कि तबलीगी जमात ने बड़ा ज़बरदस्त कारनामा अंजाम दिया, घर घर इस्लाम का पैगाम जो बकौल इनके इन्होंने पहुँचाया, उससे पाकिस्तान की हालत इतनी अच्छी हो गई है कि आप किसी पे भी इत्मीनान नहीं कर सकते। कोई चीज़ आपको खालस नहीं मिलेगी, रिश्वत, चोर बाजारी, हर चीज़। कब्रों की बात कर ले या पीरों फकीरों की कर ले, आप बाहर निकलें जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं, वहाँ से किसी शहर, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, पिंडी, कोई भी सिटी चले जाएं, आपको दीवारों पे, मोहल्लों में, गलियों में, सड़कों पे, मेरा नहीं ख्याल कि कोई जगह खाली हो जहाँ नजूमी बाबा, मंगाली बाबा, फलाना बाबा, ये इश्तिहार वहाँ पे नज़र आएंगे। ये इश्तिहार वाले लहदा जो दूसरे हैं गांव वगैरह जाते हैं, उनको क्योंकि उनका ठिकाना कोई नहीं होता, तो वो फिर मुख्तलिफ जगह पे यानी कि जाके तो वहाँ लोगों के इलाज करते हैं पीरी फकीरी के ज़रिए। ये बात इसलिए मैंने नाज़रीन आपको कही कि तबलीगी जमात कहती है हम बड़ा काम करते हैं पाकिस्तान में, फ़र्ज़ करें मान भी लें, ये कहते हैं हम ये
پیروں فقیروں کو قبروں کو نہیں پوجتے. کتنے مزار وہاں بنے ہوئے, کتنے وہاں پہ پیروں فقیروں کے اڈے بنے ہوئے ہیں جہاں پہ کیا کیا ہوتا ہے, کئی دفعہ بتایا. یہ سعودی عرب چلے گی. اپنے ملک میں تو یہ چیزیں ختم نہیں کر سکے. اپنے ملک میں پہلے ختم کرنی چاہیے نا. اگر آپ اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو دوسرے ملک میں جائیں گے تو وہ آپ کی حالت دیکھ کر افسوس ہی کریں گے نا. سعودی عرب کی بات کر, اچھا پھر جی سعودی عرب میں جی سینما نکل آیا. سعودی عرب میں ٹھیک ہے چیز ہے, وہ بھی غلط ہے, مگر کیا پاکستان میں یہ چیزیں نہیں ہیں پہلے؟ کب سے سینما نہیں پاکستان میں؟ آپ اگر کہتے ہیں کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں تو بڑی دیر سے آ رہی ہے. اب جوئے کی بات کر لیتے ہیں, کتنا جوا چلتا ہے, میچ جب ہوتے ہیں ویسے بھی کتنی شرط وہاں پہ چلتی پاکستان میں. یہ بلیٹ بھی کھیلتے ہیں جو, وہ بھی شرطیں لگا کے کھیل رہے ہوتے ہیں. آپ لوگ بھی تو اس میں ملوث ہے. اگر آپ نے تبلیغی جماعت نے اتنے اچھا کام وہاں پہ کیا تھا تو پھر یہ جوا وغیرہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھیں. پھر یہ خواتین کی بات کرتے ہیں, وہاں چلے گئے. اپنے ملک میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ مکس پارٹیاں ہو رہی ہیں, ڈانس پارٹیاں ہو رہی ہیں. کون سا کام جو وہاں نہیں ہو رہا؟ سوشل میڈیا بھی بھری پڑی ہے, گانے ہیں اس پہ خواتین بھی ڈانس کر رہی, مرد بھی کر رہے. فحاشی کے جو اڈے ہے, آپ گھر گھر آپ جائیں کراچی, سڑکوں پہ آپ کو نظر آئیں گے. اور آپ کس منہ سے سعودی عرب پہ, یہ پہلے تو بتائیں. کیونکہ جو کام آپ اپنے ملک میں نہیں کر سکے وہاں پہ آپ کیسے کر سکتے تھے؟ اگر تو آپ نے اتنی اسلام کی خدمت کی جس طرح یہ مولوی صاحب فرما رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان کو پھر پوری دنیا میں اس چیز کی اجازت ہونی چاہیے. مگر کوئی بھی بندہ لے لیتے, وہ اپنے اس کے حالات ٹھیک نہ ہو وہ دوسرے کے حالات ٹھیک کرنے چلا جائے. کبھی ایسا ہوتا ہے؟ کبھی آپ کو ایسا واقعہ نہیں ملے گا. یہ علماء کی میں اس لیے بات آپ کو بتائی ہے کہ سعودی عرب وغیرہ میں ایک دفعہ انہوں نے سعودی عرب کی بات, سیرت النبی کا جو جلسہ ہمارے ہوتا ہے, انہوں نے ایک جلوس نکالا تھا, تقریباً 2000 لوگ اس میں شامل ہوئے تھے. وہ سب پہ میرا خیال کوئی مقدمہ بنا یا ان کو واپس بھجوایا گیا یا پکڑا گیا یا جو بھی کوئی نہ کوئی کارروائی ہوئی تھی, اب مجھے مکمل یاد ہے. یہ لوگ جو پاکستان کا حال انہوں نے کیا ہوا ہے مذہبی لحاظ سے, جہاں پہ مسلمان کو مسلمان کہنے کی اجازت نہیں, یہ چاہتے کہ دوسرے اسلامی ممالک تک بھی یہ چیزیں لے کے جائیں. اب تبلیغی جماعت کو جب سعودی عرب سے منع کیا گیا تو ان کو اپنی حالت پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ سعودی عرب کے خلاف آپ محاذرہ شروع کر دیں اور وہاں پہ آپ فتوے دینے شروع کر دیں. پہلے اپنی جو حالت ہے ملک کی اسے ٹھیک کریں. آپ کے آس پاس بڑے لوگ ہیں جن کو ان چیزوں کی ضرورت ہے, محلے میں ضرورت ہے, شہر میں ضرورت ہے, ملک پورے میں ضرورت ہے. نہ یہ ان لوگوں کا چہرہ اصل جو ہے وہ سعودی عرب کو پتہ ہے. میں نے کئی دفعہ آپ کو وہ لطیفہ بھی سنایا, پھر آج تبلیغی جماعت کی بات ہوئی تو سنا ہی دیتا. وہ بشیر جو چرس پیتا تھا وہ تبلیغی جماعت کے ہاتھ آ گیا, تو انہوں نے کہا جناب کہ جہاں بھی جاتے تھے کہتے تھے یہ بشیر صاحب ہیں, بڑے مخلص اب ہو گئے ہیں, پہلے یہ چرس پیتے تھے. جہاں بھی جانا وہاں جا کے پہلے وہ بشیر کی بات سنانی کہ اب نہیں یہ چرس پیتے, اب چھوڑ دی. اور ہم نے جناب ان کو سمجھایا, ہم نے تبلیغ کی اور ان کو سمجھ آ گئی. وہ بشیر بیچارہ ایک دن کہنے لگا یار میں اتنا بدنام تو چرس پی کے نہیں ہوا جتنا چرس چھوڑ کے ہوا. یہ مثالیں ویسے نہیں بنی ہوئی. تو ان لوگوں کو صرف میں نے یہ بتانا چاہ رہا ہوں. ایک دفعہ کیا کئی دفعہ ادھر یورپ میں نے دیکھا, لندن جرمنی تو کم ہوتا ہے, لندن میں بے شمار لوگ یہ تبلیغی جماعت والے آتے ہیں, وہاں سے ٹکٹیں لے کے آتے ہیں, وہاں سے خرچہ کر کے آتے ہیں. اور خدا کے بندوں پہلے اپنی حالت تو دیکھو وہاں کیا ہو رہا ہے. وہاں پہ کیا آپ لوگوں کی جو تبلیغ آپ بتا رہے اس کے نتائج نکل رہے. اس تبلیغ کے ذریعے کہاں تک آپ لوگوں نے ملک کو, میرا نہیں خیال کہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہوگا جو وہاں پہ نہ ہوتا ہوگا. پہلے جو کام وہاں پہ کیے وہ تو ٹھیک کر لو, پھر دوسرے ممالک میں ٹکٹیں لے کے سعودی عرب چلے جانا, دبئی چلے جانا, یورپ آ جانا, کہیں بھی جا سکتے آپ. تو یہ چیزیں میرا خیال ہے کہ عام آدمی کی تو سمجھ میں آ جاتی ہے, مگر مولوی کی سمجھ میں پھر نہیں آ رہی.
अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे और समझ अता फरमाए। नाज़रीन, अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद कुछ सियासी सूरत हाल पर भी बात होती है। जुड़े रहिए हमारे साथ। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा हाजिर। अच्छा जी, चक्कर ये है कि मैंने कल ही बताया था, आज फिर आप लोगों को ये बता देता हूँ कि लोग कोरोना में तो मुब्तला हो रहे हैं मगर बात कम है, फिर भी कवानीन सख्त की जा रही है ताकि जो लोग भी बच सके इससे बचे। अब इंग्लैंड, जर्मनी वगैरह हर जगह पे यूरोप में मेडिकल के अखराजात भी बहुत आ रहे हैं। गवर्नमेंट इस तरफ भी तवज्जो बड़ी दे रही है और मुकम्मल तौर पर तरजीह दी जा रही है कि किस तरह इस पर काबू डाला जाए। अब जो लोग हैं वो कहते हैं जनाब, जो साइंसदान है या जो भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं, जो असल बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि ये कोरोना अब आता ही रहेगा, एक जाएगा दूसरा आ जाएगा, कभी अफ्रीका वाला आ जाएगा, कभी अमेरिका वाला आ जाएगा, कभी इंडिया वाला आ जाएगा, कभी किसी और मुल्क का आ जाएगा। अब इसके साथ ही ज़िंदगी जो गुजारनी है वो इसके हालात के मुताबिक आपको गुजारनी पड़ेगी, मुझे भी, सबको। और जो मसला एक बन रहा है वो ये है कि कई लोग अभी तक इसको सीरियस नहीं ले रहे। आज मुझे एक ऑडियो भेजी किसी ने, वीडियो सॉरी, वो मौलवी साहब थे, वो लोगों को बता रहे हैं कि कोरोना नहीं है, और गालियाँ गंदी, मैं तो सुना भी नहीं सकता। वो कहते हैं जनाब ये इंटरनेशनल लेवल पे एक साजिश है और यही वजह है कि पाकिस्तान और दूसरे ममालिक में अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई गई। असल हकीकत ये है कि जिस तरह आज तक पोलियो के खतरों का इशू है वही अभी तक चल रहा है। ये पहले भी मैंने बताया मगर याद दहानी के लिए आपको बता रहा हूँ। नाज़रीन, जब तक आप जो कवानीन है उसके मुताबिक नहीं चलेंगे, जो भी गवर्नमेंट है वो आपकी सेहत के लिए फ़िक्रमंद होती है, वो खुद भी तो लगाते हैं। अच्छा, एक कल बंदे का मुझे फ़ोन आया, कहने लगा जनाब ये जो कोरोना है ये ड्रामा है। मैं कहा ये ड्रामा नहीं है। अगर कहता है जी दुनिया बहुत हो गई है तो वो चाहते हैं कि कुछ दुनिया यहाँ से रुखसत हो जाए। तो मैंने कहा जिन्होंने उस दुनिया में वो भी लोग हैं जिन्होंने फिर फैसला किया हुआ है, ये तो नहीं होता कि वो नहीं शामिल तो सारे ही हैं। हुक्मरान भी वैक्सीन लगवा रही हैं, छोटे भी बड़े भी। तो ये कहाँ पे साजिश हो रही है? तो इस तरह की बातों से भी परहेज करना चाहिए, मुनासिब नहीं है। क्योंकि देखिए ऐसे दुनिया पूरी में ये हालात बने हुए हैं, पूरी दुनिया में ये मसला इस वक्त चल रहा है। कारोबार है लोगों के वो ख़त्म हो गए। एक और चीज़ है कि इंग्लैंड जब से यूरोपियन यूनियन से बाहर हुआ है, यहाँ पे कहते जी महंगाई बहुत होगी, मगर मैंने इस पे जब पता किया तो पता तो चला थोड़ी बहुत ही प्राइस ऊपर गई है, मगर लोग कोई शोर शराबा नहीं डाल रहे, कोई ऐसी बात नहीं हो रही कि जनाब महंगाई की वजह से लोग मुतासर हो रहे हैं। अगर कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि ये यूरोप से अलहदा होकर मुश्किल में रहेंगे, मगर जो मैं अपना ज़ाती तजर्बा आपको बता देता हूँ, और ज़ाती जो ख्याल वो ये है कि ये कुछ अरसे बाद बेहतरीन एक मुल्क बन जाएगा। वो इस तरह बन जाएगा कि थोड़ा टाइम लगता है, कोई भी चीज़ आप देखें तब्दील झटका तो लगता है एक, मगर वक़्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ये ऐसे फैसले कर रहे हैं कि एक अमीर मुल्क हो सकता है 10-20 साल बाद ये बन जाए और यहाँ के लोगों का म्यार ज़िंदगी भी बेहतर हो जाए। एक तो ये चीज़ आप नोट करें, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि जो यहाँ पे लोग दूसरे ममालिक से आए थे, उनके जाने से यहाँ ठीक है मुश्किल हुई है, लोगों को काम वाले बंदे नहीं मिल रहे, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये एक सिस्टम के तहत उन लोगों को भी लाना चाहते हैं। वीज़े जारी करेंगे, यहाँ पे देखा करेंगे कि कितना कोटा चाहिए, किस जगह पे चाहिए, कौन से महकमे में चाहिए, क्या क्या चाहिए, उस हिसाब से ये अब वीज़े जारी करके तो लोगों को यहाँ दावत देंगे कि आकर काम करें। तो ये मुख्तसर सा आज मैंने कहा आपको बता दूँ। जुड़े रहे 9 न्यूज़ टीवी इंटरनेशनल के साथ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम में। अल्लाह।